हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ITR 1 कैसे फाइल करना उसका डेमो देखने वाले हैं। ऑलरेडी बहुत समय पहले हमने बनाया हुआ था ITR 1 का वीडियो, जहां पर डिटेल में सारी चीज़ों को कवर किया हुआ था, लेकिन तब से अब तक बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। पोर्टल पर बहुत से इश्यूज सॉल्व हो गए, बहुत से नए इश्यूज आ गए। सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फॉर्म नंबर 16 से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आए हैं, 26 से मैच नहीं हो रहा, उन सब चीज़ों को भी हम देख लेंगे इस वीडियो में। बहुत सारे डिटेल फॉर्म नंबर 16 में हमारे मेंशन नहीं है, तो क्या अब हम दिखा सकते हैं, तो उन सब चीज़ों को हम कवर कर लेंगे इस वीडियो में। ध्यान देना है, इस वीडियो में हम सैलरी और अदर सोर्स और बहुत सारे डिडक्शन हैं, इनको हम कवर करने वाले हैं। ये जो आपको स्क्रीन पर कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है, ये हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था पिछले साल। काफ़ी लोगों ने इसका यूज़ भी किया हुआ था टैक्स प्लानिंग के लिए, फन के लिए बनाया था, लेकिन इससे बहुत सारे पैसे भी आप बचा सकते हैं टैक्स प्लानिंग करके। तो असेसमेंट ईयर 2021-22 और असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए ये एप्लीकेबल है। अगर फॉर्मेट आपको चाहिए तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपको नॉर्मल पर्सन के लिए कैलकुलेटर है, सीनियर सिटीजन के लिए भी है, सुपर सीनियर सिटीजन है, नॉर्मल पर्सन, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे डाउनलोड करने जाएंगे, नॉमिनल चार्ज आपको पे करना होता है और उसी पेज पर ही डाउनलोड का लिंक आ जाएगा। पेज को क्लोज नहीं करना है, ठीक है। अब ये टैक्स कैलकुलेटर हमने फन के लिए बनाया था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। यहाँ पर आप डेटा सेव कर सकते हैं ताकि ITR भरते समय आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट एक्सेस करने की जरूरत ना पड़े। उसके अलावा आप यहाँ पर डमी डेटा इंटर करके अपना टैक्स लायबिलिटी भी जान सकते हैं। टैक्स लायबिलिटी आपको ओल्ड टैक्स सिस्टम से भी बता दिया जाता है और न्यू टैक्स सिस्टम के हिसाब से भी बता दिया जाता है। तो ये मज़ा भी आ जाता है, आप देखते हैं तो आपको कंपेरिजन करने में मज़ा आता है कि क्या आपके लिए बेनिफिशियल है। जैसे कि हमारे केस में हमने जब अपना डेटा इंटर किया तो देखिए, ये बता देता है कि ओल्ड टैक्स सिस्टम जो है वहाँ पर रिफंड आ रहा है, जबकि न्यू टैक्स सिस्टम में हमें पैसा देना पड़ेगा, टैक्स लायबिलिटी बन रहा है। तो हमने चूज कर लिया ओल्ड वाला और इसको हम ITR में भरने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लॉग इन कर लेंगे, 26AS चेक कर लेंगे और फॉर्म नंबर 16 का डिटेल तो हमारे पास ऑलरेडी है, अदर सोर्स का डिटेल भी हमारे पास ऑलरेडी है, डिडक्शन का डिटेल भी हमारे पास ऑलरेडी है। तो सब कुछ भरना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले लॉग इन कर लेते हैं। अब लॉगिन करते इस तरीके से डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। 2-3 चीजें आपको बहुत पहले ही कर लेना है ITR भरने से पहले। सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट डिटेल अपना चेंज कर लेना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका एड्रेस अपडेट हो जाएगा। उसके बाद बैंक डिटेल्स आपको चेक कर लेना है कि वैलिडेट है या नहीं। वैलिडेट होना बेहद जरूरी है। अगर आपका TDS रिफंड है तब तो वैलिडेट होना ही चाहिए, अदरवाइज TDS रिफंड आपके बैंक खाते में नहीं आएगा। हमारे केस में वैलिडेटेड है। अब कैसे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल सही तरीके से अपडेट करना है, कैसे बैंक खाते को सही तरीके से अपडेट करना है, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको भी ये चेक कर लेना। उसके बाद 26AS में जाना है यहाँ पर, ठीक है, व्यू फॉर्म 26AS में, और चेक कर लेना है कि आपका 26AS में TDS अपडेट हुआ है या नहीं। कैसे चेक करना है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। जैसे 26AS पर हमने क्लिक किया, इस तरीके से पॉपअप मैसेज आ गया, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, एक नया पेज आ जाएगा। जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। आई एग्री पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, व्यू वेरीफाइड टैक्स क्रेडिट में जाएंगे, व्यू 26AS। अब इस तरीके से आपको असेसमेंट ईयर दिखाई दे रहा है। सेलेक्ट कर लीजिए इस साल वाला 2021-22, फिर व्यू एज HTML, व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो हमारा TDS का डिटेल दिखाई दे रहा है। आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपका अमाउंट और TDS का अमाउंट सब कुछ सही है या नहीं। हमने ऑलरेडी किया हुआ था, इसलिए मैं जल्दी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो आपको वेरीफाई कर लेना। अगर सब कुछ सही है तो आपको फिर से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना है इस तरीके से। अब यहाँ पर ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर क्लिक कर देना है। अदरवाइज शॉर्टकट आपको होम पेज पर मिल जाता है, फाइल नाउ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अब इस तरीके से एक रो आ जाता है। यहाँ पर ड्राफ्ट सेव है, इसलिए एक रो दिखाई दे रहा है। आपके केस में हो सकता है अगर पहली बार कर रहे हैं तो नहीं दिखाई देगा, अगर आपने भी सेव किया होगा तो आपको दिखाई देगा। तो हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे और पूरा प्रोसेस हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं। डेमो भी है तो पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं, तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर ही क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। हमारे केस में इंडिविजुअल है, सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ITR 1 हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमसे सवाल पूछा जाता है कि क्यों हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, क्या हमारा इनकम जो है वो ज़्यादा है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से। तो हमारे केस में तो पहला वाला ऑप्शन ही एप्लीकेबल है। मान लीजिए आपका इनकम ज़्यादा नहीं है लेकिन TDS रिफंड है, या आप नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, इनकम तो ज़्यादा नहीं है, तो आप ये वाला तीसरा वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज देखिए, यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पर भले ही आपका इनकम कितना भी हो, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। 3 कंडीशन है। अगर आपने एक या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट डिपॉजिट किया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो आपको ITR फाइल करना ही करना पड़ेगा।
अगर फॉरेन ट्रैवल किया हुआ है, 2 लाख से ज़्यादा का एक्सपेंडिचर हुआ है, तो भी आपको ITR फाइल करना ही करना पड़ेगा। अगर प्रीवियस ईयर में आपका 1 लाख से ज़्यादा का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हुआ है, तो भी आपको ITR फाइल करना ही करना पड़ेगा। तो इनमें से जो भी एप्लीकेबल होगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तीनों एप्लीकेबल है तो तीनों सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में तो नहीं है, हमारे केस में पहला वाला एप्लीकेबल है, तो ये सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है, ओके पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर शेड्यूल समरी आ गया है। देखिए इतने ही शेड्यूल हैं, 1 2 3 4 5। बहुत ही आसान है, ITR 1 फॉर्म बहुत तेजी से हो जाता है। सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी उनको वेरीफाई कर लेना है पहले ही, ठीक है। सबसे पहले प्रोफाइल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर सारा डिटेल जो है वो पैन कार्ड से आ जाता है। आधार कार्ड जो लिंक है वो ऑलरेडी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल है, यहाँ पर हमारा एड्रेस है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ हमारा अपडेटेड है। अगर आपका अपडेटेड नहीं तो आपको यहाँ एडिट का बटन है, अपडेट कर लेना है। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है हमारे केस में, तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। नीचे सेक्शन 139(1) है, क्योंकि ड्यू डेट से पहले ही हम फाइल कर रहे हैं। अगर आप ड्यू डेट के बाद कर रहे हैं तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना है। हमारे केस में पहला वाला ही है, ठीक है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर पुराना टैक्स सिस्टम चुनना है या नया वाला, तो हम पुराना चुनेंगे, इसलिए नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर और नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है जिसमें हमें रिफंड चाहिए। हमारे केस में रिफंड भी है, ध्यान देना आपका बैंक खाता वैलिडेटेड होना चाहिए। अगर आपका रिफंड है तो, रिफंड नहीं है तो एक बार चल जाएगा, बट रिफंड है तो वैलिडेटेड होना चाहिए। अगर नहीं है तो रिफंड फेल हो जाएगा प्रोसेस के बाद भी, और काफ़ी समय लग जाएगा फिर रिफंड को दोबारा री इशू कराने में, क्योंकि सिस्टम ठीक से चल नहीं रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से जो कस्टमर केयर का रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल आता नहीं है। तो इस चक्कर में आपको बिल्कुल फंसना नहीं है, आपको सब वैलिडेट करा लेना है, कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट कर लेना है, 26AS अपडेट हो गया है नहीं हुआ है वो सब चेक कर लेना है, फिर ITR फाइल करना। हमारे केस में सब कुछ सही है, हमने एक खाता सेलेक्ट भी कर लिया हुआ है। ये अगर सेलेक्ट नहीं है आपके केस में तो एक सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर एक ही है तो उसको ही सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे कंफर्म पर आपको क्लिक कर देना है। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारा यहाँ पर फीड हो गया, देखिए कंफर्म का यहाँ पर सिंबल आ गया। हम नीचे आएंगे, ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है, ये हम फीड करेंगे। अब ग्रॉस टोटल इनकम का यहाँ पर क्वेश्चनियर आ रहा है, इसको हम स्कीप कर देंगे क्योंकि ये सारी चीजें आपको आगे भी मिल ही जाती हैं, तो स्कीप कर देंगे। अब जब हमने स्कीप कर दिया तो देखिए वेरीफाई योर इनकम सोर्स, यहाँ पर देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। तो हमारे केस में देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी भी है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। एडिट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिटेल आ जाना चाहिए था लेकिन आया नहीं है। 26AS में हमारा डिटेल अपडेट हो गया, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया, लेकिन यहाँ पर सैलरी का डिटेल ऑटोमेटिकली आया नहीं। अगर नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं, मैनुअल भी फीड कर सकते हैं। तो एडिट पर क्लिक कर देते हैं पहले तो। अब जब एडिट पर हमने क्लिक कर दिया तो इस तरीके से पेज आ गया। अब सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) जो कि हमारे फॉर्म नंबर 16 में होता है वो हम मेंशन करेंगे। ये देखिए हमारे कैलकुलेटर में है सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), इस तरीके से हमने मेंशन कर दिया हुआ है। उसके बाद वैल्यू ऑफ परक्विजिट है एज पर सेक्शन 17(2), ये देखिए ये वाले में। उसके बाद प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी भी है 42,880, तो ये भी मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से सैलरी पूरा हमने मेंशन कर दिया हुआ है, ठीक है। अब एग्जेम्प्ट अलावेंस हमें इंटर करना है। एग्जेम्प्ट अलावेंस में भी हमारे पास देखिए यहाँ पर जाएंगे, ओल्ड रिग में हमने चुना हुआ है, तो ओल्ड रिग में हमें बेनिफिट मिल जाता है अलावेंस का बहुत सारे। न्यू में बहुत सारे अलावेंस का बेनिफिट नहीं मिलता है। फिलहाल हमारे केस में देखिए हाउस रेंट अलावेंस का एग्जेम्पशन है 55,980 और सेक्शन 10(14) चाइल्ड एजुकेशन अलावेंस का है 2,500, तो ये हम मेंशन कर देते हैं जल्दी से। अब एग्जेम्प्ट अलावेंस में हम आएंगे, नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलावेंस में हम हाउस रेंट अलावेंस सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं 1013A, ये देखिए ये वाला, और अमाउंट है 55,980। अब 55,980 कहाँ से मिला हुआ है, कंपनी की तरफ से ही कैलकुलेट करके मिला हुआ है फॉर्म नंबर 16 से, ठीक है। तो अमाउंट हमने मेंशन कर दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा फॉर्म नंबर 16 का ही डेटा हमने यहाँ पर इंटर किया हुआ है, और साथ साथ अदर सोर्स बैंक के पासबुक वगैरह से हमने लिया हुआ है अमाउंट। उसके बाद डिडक्शन का अमाउंट भी हमने अलग अलग सोर्स से लिया हुआ है। अब क्या है, पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे पास एक जगह पर है, बहुत ही आसानी से हम ITR अपना भर रहे हैं, ठीक है। तो सैलरी में हमने दिखा दिया हुआ है अपना जो एग्जेम्प्ट है हाउस रेंट अलावेंस, उतना पोर्शन हमने दिखा दिया। उसके बाद 2,500 का सेक्शन 10(14)(2) में भी है, ऐड करेंगे। यहाँ पर 10(14)(2) आखिरी में जाएंगे तो यहाँ पर है, ये देखिए ये वाला, ठीक है। यहाँ पर हम 2,500 इंटर कर देंगे। तो इस तरीके से हमने एग्जेम्प्ट अलावेंस मेंशन कर दिया हुआ है, ठीक है। जो नेट सैलरी आ रहा है 953, 910, फिर 50,000 का डिडक्शन हमें मिल जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मैनुअली फीड नहीं करना है, ऑटोमेटिकली मिल जाता है, ठीक है।
अगर प्रोफेशनल टैक्स है तो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, बहुत लोग प्रोफेशनल टैक्स भी डिडक्ट होता है बहुत लोगों का, तो वो मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इंटरटेनमेंट अलाउंस भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल होता है, किसी किसी के लिए, हमारे केस में नहीं है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है लेकिन नहीं है हमारे केस में, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो नेट सैलरी आ रहा है 9,03,910 आ गया है, जो कि हमारे केस में भी है, ओल्ड वाले में 9,03,910, ठीक है। अब सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है, नीचे सेव का बटन, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल आते हैं फॉर्म नंबर 16 और 26 AS से रिलेटेड। पहला सवाल आ जाता है कि हमारा जो सैलरी फॉर्म नंबर 16 में है वो तो ज़्यादा है लेकिन 26 AS में कम है, तो कौन सा अमाउंट हम इंटर करें। फॉर्म नंबर 16 में जो अमाउंट है वही आपको इंटर करना है ITR में, ठीक है। अगर 26 AS में कम है तो इसको इग्नोर कर देना है। अगर 26 AS में ज़्यादा है और फॉर्म नंबर 16 में कम है तब कौन सा अमाउंट इंटर करें, तब तो आपको 26 AS वाला अमाउंट ही प्रिफर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि आपके फॉर्म नंबर 16 में अमाउंट कम क्यों है, वो आपको पता लगाना पड़ेगा, डिफरेंस ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 26 AS में जो अमाउंट रिपोर्ट हुआ है वो आपकी कंपनी ने ही किया हुआ, तो यहाँ पर ज़्यादा रिपोर्ट किया हुआ है और फॉर्म नंबर 16 में कम रिपोर्ट किया हुआ है, इसका पता आपको लगवाना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दिया हुआ है, ठीक है। अब सैलरी का डिटेल हमने पूरा फीड कर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे अदर सोर्स में, अदर सोर्स हम फीड करेंगे जल्दी जल्दी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इनकम ऑलरेडी रिपोर्ट किए गए हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर इसको चेक कर लेंगे एक बार, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, डिपॉजिट से इंटरेस्ट आया हुआ है, एडिट करके एक बार चेक कर लेंगे कि सही जगह पर है या नहीं। तो ये बिल्कुल सही जगह पर है, ठीक है। तो सेव पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर एनी अदर में 12,000 है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 12,000 किस चीज़ का है। कभी कभी तो देखिए ये जो 12 एनी अदर में है वो बिजनेस इनकम होता है, अदर सोर्स का इनकम होता है, ठीक है। तो किस अदर सोर्स का इनकम है वो आप मेंशन कर दीजिए। हमारे केस में मान लेते हैं कि ये जो इनकम है वो अदर सोर्स में इंटरेस्ट ही है, ठीक है, लेकिन बताया नहीं गया, यहाँ पर एनी अदर दिखा रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद फिर से हम ऐड कर देंगे। देखिए मैं इसको डिलीट करता हूं पहले तो, ठीक है, इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद ऐड अनदर पर क्लिक करके फिर से ऐड कर दूंगा। सेविंग बैंक खाते से इंटरेस्ट है तो 12,000 मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। अगर आपके किसी डिपॉजिट से ही इंटरेस्ट आया हुआ ये 12,000 भी, तो 12,000 को आप इस 10,000 में ऐड कर दीजिएगा। टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अगर आपका ये जो 12,000 कोई बिजनेस इनकम है या दूसरा कोई भी इनकम है तो इसको उस हेड में जाके दिखाना है, ठीक है। यहाँ पर जबरदस्ती नहीं डाल देना, ठीक है। हमारे केस में सेविंग बैंक इंटरेस्ट था इसलिए हमने मेंशन कर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो सैलरी के साथ साथ अदर सोर्स भी हमारा यहाँ पर भरा जा चुका है। तो इस तरीके से आप अपने इनकम को वेरीफाई कर लीजिएगा। अदर सोर्स में देखिए हमने दिखा दिया हुआ डिपॉजिट से, सेविंग अकाउंट से टोटल इनकम 22,495 आ जा रहा है। तो हमारी शीट में भी हमने दिखाया होगा अदर सोर्स का इनकम, तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 22,495 आ गया, यहाँ पर हमने मेंशन भी किया हुआ है कि इसका इंटरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर एग्जेम्प्ट इनकम का भी डिटेल आप ऐड कर सकते हैं। एग्जेम्प्ट इनकम में बहुत सारे डिटेल आप ऐड कर सकते हैं। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपको LIC से इनकम आ रहा है जो कि एग्जेम्प्ट है सेक्शन 1010D के तहत, ठीक है। एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से कम है तो वो भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। उसके अलावा देखिए PF वगैरह आप विड्रॉ करते हैं वो एग्जेम्प्ट है, वो भी आप दिखा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। जो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है एनी अदर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मान लेते हैं कि हमें LIC से इनकम आया हुआ है तो ये सेलेक्ट कर लेंगे और अमाउंट यहाँ पर इंटर कर देंगे जो मैच्योरिटी वाला अमाउंट है। अब ये इनकम तो दिख जाएगा लेकिन ये इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, हमने ऐसे ही डेमो के लिए इंटर कर दिया हुआ है। तो देखिए सैलरी हमने इंटर कर दिया, उसके बाद अदर सोर्स, उसके बाद एग्जेम्प्ट इनकम भी हमने इंटर कर दिया। अब हमारा जो टोटल इनकम है वो 926,405 ही है, ये 5 लाख ऐड नहीं हुआ क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है। अब नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हमारा ग्रॉस टोटल इनकम भी यहाँ पर भरा जा चुका है। अब टोटल डिडक्शन वाले पेज पर आएंगे, इस तरीके से डिडक्शन वाला पेज आ जाएगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्वेश्चनियर आप इग्नोर मत करिए क्योंकि ये वाला काम का है। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, आगे भी आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन ये वाला काम का है क्वेश्चनियर। तो देखिए एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड, हमारे केस में डोनेशन है। देखिए हम जाते हैं डिडक्शन वाले पेज पर, हमारे केस में डोनेशन है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर दिखाएंगे, यस कर देते हैं। तो
तो यहाँ पर देखिए अमाउंट इंटर करने का बॉक्स नहीं है क्योंकि अलग से एक हेड मिलेगा हमें आगे चलकर। उसके बाद ये पूछ रहा है कि साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट में आपने डोनेशन दिया हुआ है, तो नो। ठीक है, 80GG का आप क्लेम करना चाहते हैं, अगर आप रेंट पे करते हैं, आपका कोई घर नहीं है, रेंट पे करते हैं, तो आप क्लेम कर सकते हैं, 60,000 तक का बेनिफिट मिल जाता है। हमारे केस में नहीं है, हम नो कर देंगे। उसके अलावा आप ATC का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा। अब ATC में बहुत सारे चीज़ें आ जाते हैं। LIC प्रीमियम आपने भरा हुआ है, PPF आप भरते हैं, 5 साल का टैक्स सेविंग डिपॉजिट करते हैं, उसके अलावा ट्यूशन फीस है, होम लोन पे कर रहे हैं तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे केस में है, ये देखिए हमारे केस में LIC प्रीमियम है, 5 साल का FD भी इस साल में किया हुआ है, ट्यूशन फीस भी है, तो टोटल 1,60,900 रुपये का डिडक्शन ATC के तहत हम क्लेम करेंगे, लेकिन बेनिफिट हमें 1,50,000 का ही मिलेगा। तो अमाउंट कितना हम इंटर करेंगे, 1,60,900 ही इंटर करेंगे। ठीक है, इस तरीके से बेनिफिट 1,50 का ही मिलेगा। अब नीचे आएंगे तो ATCCD2 है, ये हमारे केस में नो है। फिर कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरा हुआ है, ठीक है, मेडिक्लेम वगैरह, तो यस कर सकते हैं। हमारे केस में ये भी नो है, शायद से देखना पड़ेगा एक बार। यस मेडिक्लेम है हमारे केस में सेल्फ स्पाउस और चाइल्ड के लिए, तो यस कर देंगे। तो इसका भी अमाउंट का बॉक्स अभी नहीं आ रहा है क्योंकि डिफरेंट हेड है, इसके लिए भी। उसके बाद लोन लिया हुआ है, आपने एजुकेशन लोन लिया हुआ है और उसका इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, तो हमारे केस में ये भी है, यस कर देंगे। सेक्शन 80E में है 76,900। उसके बाद नीचे आएंगे, बहुत सारे डिडक्शन यहाँ पर और भी हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, तो यस पर क्लिक कर देना। और नहीं है, कोई डिडक्शन इसमें से एप्लीकेबल नहीं है आपके लिए, तो आप नो कर दीजिए। हमारे केस में एप्लीकेबल है, इसलिए हमने यस किया हुआ है। और नीचे आएंगे तो 80 TTA है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर 10,000 तक का बेनिफिट ले सकते हैं। सेविंग बैंक खाते से अगर आपको ब्याज मिल रहा है तो 10,000 तक का छूट आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर सीनियर सिटीजन होते तो उनको 50,000 तक का छूट मिल जाता। दोनों पर सेविंग बैंक खाते में जो इंटरेस्ट है, देखिए अदर सोर्स में 2 इनकम है, सेविंग बैंक खाते से भी इंटरेस्ट आ रहा है और डिपॉजिट से भी आ रहा है। सीनियर सिटीजन दोनों का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन जो सीनियर सिटीजन नहीं है वो सिर्फ यहाँ वाला बेनिफिट ले सकते हैं। पहले अदर सोर्स में दिखाना होता है और बाद में सेक्शन 80 TTA के तहत आप 10,000 तक का छूट ले सकते हैं। अब पूरा यहाँ पर देखिए वार्निंग आते रहेगा आपको डिडक्शन के पेज पर, तो इसको आपको इग्नोर कर देना। अगर आपका डिटेल बिल्कुल सही है, आपके पास सारे प्रूफ हैं, प्रूफ आपको अपलोड नहीं करना है, लेकिन फ्यूचर में इनकेस कभी आपसे पूछा जाए तो आपके पास प्रूफ हो। ठीक है, तो पूरा डिटेल हमने भर दिया हुआ है, सिर्फ डोनेशन का और सेक्शन 80D का डिटेल भरना बाकी है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करते इस तरीके से वेरीफाई और डिडक्शन का पेज आ गया। ATC हमने भर दिया हुआ था, देखिए 160 भरा था, 150 का बेनिफिट मिलेगा। 80E है, ये हमें मिल गया। कुछ भी अगर आपको रॉन्ग दिखाई दे रहा है, रॉन्ग आपने इंटर कर दिया हुआ था पिछले पेज पे, तो आप एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट करके आप फिर से नया भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो 80C हो गया है, 80E हो गया है और 80D यहाँ पर हमें भरना बाकी है, तो एडिट पर क्लिक करेंगे। अब 80D में देखिए हमारे पास डिडक्शन कितना है, 19,480 रुपया, तो ये हम मेंशन कर देंगे। इस तरीके से 80D का पेज आ जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है क्या आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है, तो हमारे केस में नहीं है। ठीक है, तो नो कर देंगे। ध्यान देना, अगर आपके केस में सीनियर सिटीजन है आपकी फैमिली में तो यस करना है। फैमिली में देखिए पेरेंट्स इंक्लूड नहीं होते, आप, आपकी वाइफ और बच्चे। ठीक है, अगर उनके नाम पर आपने मेडिक्लेम लिया हुआ है तो, और पेरेंट्स के लिए आपको अलग से नीचे मिल जाता है। अगर आप क्लेम ही नहीं कर रहे हैं किसी के लिए तो नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ फैमिली, ये आपको सेलेक्ट करना है। अगर क्लेम कर रहे हैं तो आपको देखना है कि सीनियर सिटीजन है या नहीं। हमारे केस में नहीं है तो नो कर देंगे और यहाँ पर हम अमाउंट मेंशन कर देंगे। हेल्थ इंश्योरेंस इस तरीके से, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का अमाउंट भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब नीचे जाएंगे पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स के लिए अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो पहले सवाल का जवाब दीजिए कि क्या वो सीनियर सिटीजन है या नहीं। अगर नहीं है तो नो, अगर है तो यस। ठीक है, और यस करेंगे मतलब सीनियर सिटीजन है, तो यहाँ पर देखिए हेल्थ इंश्योरेंस, उसके अलावा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और उसके अलावा मेडिकल एक्सपेंडिचर भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप क्लेम ही नहीं करना चाहते तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स क्लिक कर दीजिए। ठीक है, हमारे केस में हम नहीं कर रहे हैं, हम मान लेते हैं। ठीक है, तो सेव पर नीचे सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब 80D भी आपका हो जाता है, तो 80C, 80E, 80D हो गया, 80 TTA भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब नीचे आएंगे, 80G अभी तक हमारा बचा हुआ है, तो 80G का यहाँ पर हमें बॉक्स दिखाई दे रहा है, ऐड 80G पर क्लिक करेंगे। अब ऐड 80G पर जैसे हमने क्लिक किया, डोनेशन का टाइप आ गया है। हमारे केस में हमने PM केयर फंड में डोनेशन दिया हुआ था, मान लेते हैं, तो डोनेशन इंटाइटल है फॉर 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। ठीक है, 4 टाइप के यहाँ पर होते हैं। ठीक है, जो भी आपका टाइप होगा आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब नीचे पैन, डोनी का पैन, फिर नेम,
एड्रेस वगैरह सब कुछ एड्रेस यहाँ पर इंटर कर देना है। फिर डोनेशन कितना आपने कैश में पे किया हुआ है, डोनेशन आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू जो दिया होगा वो आप यहाँ पर दिखा दीजिएगा। हमारा तो बैंकिंग चैनल के थ्रू ही है। हमारे केस में कितना डोनेशन हम जल्दी से देख लेते हैं, 3,500 डोनेशन है, तो ये हम इंटर कर देंगे। और बाकी काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं कि पैन नंबर कहाँ से मिलेगा। जो भी आप पेमेंट करते हैं रिसिप्ट मिलता है, उसमें डोनी का पैन नंबर एड्रेस वगैरह होता है, नाम भी होता है। हमारे केस में पीएम केयर फंड है तो ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो इस तरीके से एड्रेस हमने इंटर कर दिया हुआ है, अमाउंट भी हमने नीचे इंटर कर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, सेव पर क्लिक कर देंगे। अब दूसरा भी कोई डोनेशन आपने दिया हुआ है, काफ़ी लोगों ने स्टेट में भी डोनेशन किया हुआ है, सेंट्रल में भी किया हुआ है, तो आप ऐड अनदर पर क्लिक करके वो भी ऐड कर सकते हैं। हमारे केस में एक ही हम मान के चलते हैं, ऐड पर क्लिक कर देंगे। अब पूरा डिडक्शन हमने क्लेम कर लिया, ATC, ATE, ATG, ATD, ठीक है। इसको मैच भी कर लेंगे हमारे शीट से। तो यहाँ पर टोटल जो डिडक्शन हमें मिलना चाहिए 259,880 का, ठीक है। तो यहाँ पर डिडक्शन हमें 259,880 का मिल रहा है, ठीक है। कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम हो गया, डिडक्शन भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया हुआ है। अब टैक्स पेड पर जाएंगे, TDS वाला डिटेल हमें चेक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से पेज आ जाएगा, वेरीफाई योर टैक्स पेड डिटेल्स, ठीक है। अगर आपका सैलरी पर TDS डिडक्ट हुआ तो पहली वाली लाइन में ही आपको दिखाई देगा, हमारा अमाउंट दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं 70,770, ठीक है। शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे और एडिट पर क्लिक करके एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है, सब कुछ सही है या नहीं। तो छोटा सा डिटेल है, देखिए 10 नंबर ऑलरेडी दिया गया है, नेम ऑफ डिडक्टर भी दिया गया है। उसके बाद नीचे यहाँ पर इनकम है और उसके नीचे TDS है। ध्यान देना, TDS का अमाउंट मैच होना चाहिए 26 AS से, ठीक है। अगर 26 AS में ज़्यादा TDS है और यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पर बढ़ाकर जितना 26 AS में दिखाई दे रहा है उतना कर लीजिएगा। फिलहाल हमारे केस में सब कुछ सही है, तो नीचे सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब सैलरी के अलावा दूसरा भी मान लीजिए आपको बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरा कोई भी आपको इनकम हो रहा है, वहां से TDS डिडक्ट हुआ है, तो यहाँ पर आपको सेकेंड वाले रो में अमाउंट दिखाई देगा। शो डिटेल्स में जाना है और यहाँ पर आप ऐड कर दीजिएगा अगर ऐड नहीं होगा। और अगर ऑलरेडी ऐड है, यहाँ पर ऐड है, तो जैसे मैंने अभी एडिट करके चेक किया, आपको भी एडिट करके उसको चेक कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे, आपने कोई अगर टैक्स पेमेंट किया हुआ, मान लेते हैं आपकी टैक्स लायबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, टैक्स पेमेंट आपने किया हुआ है, एडवांस टैक्स आपने पे किया हुआ है, तो यहाँ पर आप शो डिटेल्स में जाके उस चालान का डिटेल आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ चालान का डिटेल आप ऐड कर सकते हैं। हमारे केस में तो नहीं है, ठीक है, हमारे केस में तो रिफंड आ रहा है। तो इस तरीके से TDS का डिटेल या टैक्स पेमेंट का डिटेल आप यहाँ पर भर सकते हैं। नीचे कंफर्म का बटन है, उस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए सारा डिटेल हमने फीड कर दिया हुआ है। आखिरी में टोटल टैक्स लायबिलिटी है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस तरीके से वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स का पेज आ जाएगा। यहाँ पर नीचे कंप्यूटेशन दिया गया है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स दिया गया और इंटरेस्ट वगैरह दिया गया होता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको एरर मिला हुआ है, सैलरी आपको पिछले सालों का भी मिला हुआ है और आप रिलीफ लेना चाहते हैं अंडर सेक्शन 89, तो उसका अमाउंट आप इस पेज पर दिखा सकते हैं। साथ ही साथ आपको फॉर्म नंबर 10 भरना होता है। कैसे फॉर्म नंबर 10 भर जाता है उसका वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा इस पेज पर ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, सारा कुछ डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है, आपको सिर्फ वेरीफाई कर लेना है। पहले हम कंप्यूटेशन देख लेते हैं। ये देखिए कंप्यूटेशन है इनकम का, डिडक्शन का, इतना टोटल इनकम हमारे केस में आया हुआ है, इतना टैक्स लायबिलिटी बन रहा था 45,806। शो कैलकुलेशन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कैलकुलेशन हुआ है। ओल्ड मेथड हमने यूज किया हुआ है, न्यू मेथड में अलग कैलकुलेशन होगा। अब ओल्ड मेथड में देखिए, यहाँ पर ओल्ड मेथड हमने यूज किया तो देखिए एकदम सेम टू सेम आ रहा है। तो टोटल इनकम 666,525 आया है और यहाँ पर भी ठीक उसी तरीके से ही हुआ है। 525 को राउंड अप करके इन्होंने लिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो टैक्स आया है 45,806, वो भी हमारे केस में बिल्कुल सेम ही है। ओल्ड वाले में 45,805, 1 रुपए का डिफरेंस है। और जो अगर न्यू टैक्स स्लैब लेते तो देखिए टैक्स लायबिलिटी बन जाता, टैक्स कितना बनता, 85,000 के आसपास बन जाता, ठीक है। और हमें और टैक्स पे करना पड़ता, इसीलिए हमने ओल्ड सेलेक्ट किया, क्योंकि ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ था। ओल्ड में हमें रिफंड आता और न्यू सेलेक्ट करते तो और 14,000 हमें देना पड़ता। तो इस तरीके से सारा डिटेल आपको इस पेज पर दिखाई देगा। आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। पूरा सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। अब प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने प्रोसीड पर क्लिक किया, 23,130 रुपए का रिफंड हमें आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे ओल्ड में जाके तो 23,132 रुपया दिखाई दे रहा है। राउंड अप नहीं हुआ, राउंड अप करेंगे तो 23,130 हमारे कैलकुलेटर में भी आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत पहले से ही पता थी, उस हिसाब से टैक्स प्लानिंग हमने किया हुआ था कि इतना रिफंड हमें आ जाएगा और उतना ही आ रहा है। तो इतना रिफंड हमारे केस में बन रहा है 23,130 रुपया। अब हम नीचे जाएंगे, प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे।
अब इस तरीके से पेज आ गया। ये चेक बॉक्स क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे, प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और पूरा प्रीव्यू का पेज आ गया। पूरा डिटेल आपको फिर से एक बार वेरीफाई कर लेना है। डिटेल इस तरीके से आपको सब दिखाई देंगे, चेक कर लीजिएगा। बैंक खाता वगैरह आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि सही बैंक खाता आपने चुना है या नहीं टीडीएस रिफंड के लिए, ठीक है। उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। और यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन है, इस पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करते देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया, नो एरर वेयर फाउंड। अब हमारा जो फॉर्म था यहाँ पर पूरी तरीके से बन गया है, सबमिशन के लिए तैयार है। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर हमें क्लिक करना है। सबमिशन के पहले हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। ये देखिए, क्या आपको अभी तुरंत वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद फिर सबमिट करना है, या आपको बाद में वेरीफाई करना है, या आपको ऑफलाइन वेरीफाई करना, मतलब ITR फाइल का कॉपी, एक्नॉलेजमेंट का कॉपी आपको बैंगलोर भेजना है। जो भी ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल हो सिलेक्ट कर लीजिए। हम तुरंत ई वेरीफाई करना चाहते हैं, ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। हमारे केस में बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मान लेते हैं कि हम पहला वाला ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं, आधार OTP के जरिए वेरीफाई करना चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर नीचे कंटिन्यू का बटन, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमसे वैलिडेशन के लिए एग्रीमेंट पूछ रहा है, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे। अब आधार OTP सेंड हो गया है। कहाँ सेंड हुआ है? जो मोबाइल नंबर हमारे आधार कार्ड से रजिस्टर है उस पर सेंड हो गया है। वही OTP बस हमें यहाँ पर इंटर करना है जल्दी जल्दी और फिर वैलिडेट पर हमें क्लिक कर देना है। वैलिडेट पर क्लिक करते ही कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न ये पेज आ गया। यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि एक बार रिटर्न सबमिट हो गया तो उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या होता है। रिवाइज आप कर सकते हैं, मतलब ओरिजिनल रिटर्न को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, आगे चलकर रिवाइज कर सकते हैं अगर कुछ मिस्टेक होता है तो, ठीक है। नीचे सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं इस तरीके से पेज आ जाता है, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। नोटिफिकेशन हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी आ जाता है। तो इस तरीके से हमने ITR1 फाइल कर दिया हुआ है। बहुत ही आसान तरीका है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इनकेस आपको पोर्टल पर कोई भी इशू आ रहा है, एरर आ रहा है, तो जबरदस्ती आपको ITR फाइल नहीं करना, वेट करना है कि वो इशू सॉल्व हो जाए, उसके बाद ही ITR फाइल करना है, ठीक है। जबरदस्ती ऐसा नहीं कि कोई ट्रिक वगैरह लगाकर आप फाइल कर दे रहे हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो में बस इतना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।